नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसमें हम लोग करेंगे बिहार शिक्षक बहाली का क्लास 9 और क्लास 10 के लिए, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। इतिहास का, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन करेंगे, है ना। और ये प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इतिहास से। बोला जा रहा है निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों के अशोक के पाषाण पर उद्धव प्रतिमा प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। तो हो जाएगा ये कनगनहल्ली, है ना। कनगनहल्ली स्थल पर ये क्या है कि स्तूप अवशेषों के अशोक की पाषाण पर उद्धव प्रतिमा उसके नाम पे के साथ प्राप्त हुई है। कंगन गली जो है कगन गली या कगनहल्ली, है ना। कगनहल्ली जो कर्नाटक के गुलबर्ग जिला में चित्तलपुर तालुका के क्या है सनती स्थान पे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में गुलबर्ग जिला में, कर्नाटक के कौन सा जिला? गुलबर्ग जिला। बोला निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धव प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। कंगनहल्ली में, कगनहल्ली जिसको बोल सकते हैं, एक कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो इसका क्या हो जाएगा? जलाउद्दीन तुगलक, है ना। जलाउद्दीन खिलजी का यह विचार था कि राज्य जो है वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। दिल्ली सुल्तान का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशता के आदर्शों को रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा? निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका हो जाएंगे जॉन लॉरेंस। क्या हो जाएंगे? जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या नहीं था? इसमें पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या नहीं था। तो देख लेते हैं क्या क्या था। प्रांतीय परिषद चुनाव में भाग लेने के लिए था, सही है। परिषदों के भीतर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, ये भी ठीक है। उसके बाद आते हैं यह प्रदर्शित करने के लिए कि परिषदों में लोकतांत्रिक नहीं थी, ये भी सही है। उसके बाद 1919 के अधिनियम को सफल बनाने के लिए, ये नहीं है ना। स्वराज पार्टी जो कब 1 जनवरी 1930 को इलाहाबाद में स्थापित हुई थी। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम का प्रचार किसने किया?
1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम का प्रचार किसने किया? तो इसका हो जाएंगे मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा। उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने पकड़ने के लिए, अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्हें पकड़ने के लिए लगभग 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया था और 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोबाया में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में कौन सा अधिवेशन था? ये त्रिपुरी अधिवेशन थी, है ना। जब इस अधिवेशन में क्या हुआ कि अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्पित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया, किंतु गांधी जी ने से विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब उसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया था। त्रिपुरी कहाँ पे हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1669 में मद्रास पट्टे पर लिया था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो हो जाएंगे फ्रांसिस डे, जो क्या था चंद्रगिरी के शासक थे और मद्रास को क्या किया था? पट्टे पर ले लिया था। यहीं पर अंग्रेज ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना दिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी? उसके बाद जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यागों के संपादित करने के लिए सिद्ध होता है। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी? जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने के लिए सिद्ध होता है। ये हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। इसने क्या किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त एक अन्य यज्ञ वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। क्वेश्चन नंबर, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंदी और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंदी और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? ये हो जाएंगे इब्न बतूता। क्या हो जाएंगे? ये इब्न बतूता। इसकी बात करें तो ये कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या गांधी इरविन पैक्ट 1931 से संबंधित नहीं था? 1931 से संबंधित नहीं था। तो क्या था? सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की राजी हुई। ये थी। गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति थी। ये भी ठीक था। 1931 वाला ये देख लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन का गठन किया गया है। साइमन कमीशन का गठन ये नहीं है। गांधी जी
ने सभ्य अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, ये भी सही हो जाएंगे। 19 क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो हो जाएंगे भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। एनी बेसेंट की बात करें तो 1916 में 1916 में होम 1916 में क्या किए थे उसने? होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एनी बेसेंट बात करें, सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 12। अहमद शाह ने 1748 में सरफराजगंज को किस पद पर नियुक्त किया गया? जंग को। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसको देंगे साम्राज्य की बाजीर, है ना। अहमद शाह ने 1848 में अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना बाजीर नियुक्त किया था, या प्रधानमंत्री ही बोल सकते हैं इसको। बोला इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? ये हो जाएंगे टी माधव राव। इसका क्या हो जाएंगे? टी माधव राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का स्वीकार किया। तो हो जाएंगे ये लखनऊ समझौता, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 1916 में पृथक निर्वाचन मंडल को कांग्रेस ने मान लिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया? वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए क्या किया था? भेजा गया था। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका बिशन दास, क्या हो जाएंगे? बिशन दास के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बोला जा रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत क्या कर दी थी? लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो इसका सभी को पता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु न्यायालय की अपनी लाभप्रद वकालत क्या कर दी थी? छोड़ दी थी। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृतियाँ आती है? किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृतियाँ आती है? तो हो जाएंगे गुप्त काल, है ना, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो चैतन्य। इसका क्या हो जाएंगे? चैतन्य
चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था तथा बाल्यावस्था में उसका नाम निमाई, क्या हो जाएंगे, निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। इसने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गैंडीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, संस्थापक इसको माना जाता है। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी किस वर्ष स्वीकार की? रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? 1765। 1765 की बात करें तो क्या हो जाएंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। उसके बाद युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला यानी अवध का नवाब, शुजाउद्दौला थे जो अवध का नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेना ने पराजित किया। इस युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में संधि के तहत मुगल शासक आलम ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। जो मुगल शासक आलम ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी सौंपी, यानी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे इससे पहले? तो इसका हो जाएंगे पटना नगर पालिका के चेयरमैन। उन्होंने 1911 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी। 1911 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी, और 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद राजेंद्र प्रसाद पटना आ गए। ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन बनाए गए। फिर उसके बाद 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुना गया। खाद्य और कृषि मंत्री 1946 में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुने गए। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो हो जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तुर्कान-ए-चिहलगानी, क्या बोला जा रहा है? तुर्कान-ए-चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो इसका हो जाएंगे फुतुह-अल-सलातिन। तुर्कान-ए-चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? फुतुह-अल-सलातिन ने। इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त कर अपने वफादार गुलाम अमीर की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता है। इसका उल्लेख सबसे पहले फुतुह-उल-सलातिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया?
महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? ये हो जाएंगे प्रकृति या अर्ध मगधी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? अर्ध मगधी। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। अर्ध मगधी दिया गया है इसमें, है ना। इसको पाली भी या अर्ध मगधी भी बोल सकते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रवचन दिए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। तो हो जाएगा इब्राहिम खां गारदी। इब्राहिम खां गारदी 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 दिल्ली के निकट पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों में घमासान युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम गारदी जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इब्राहिम गारदी भी मारा गया। इसमें इब्राहिम गारदी क्या हो गया? मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। वसीम की संधि 1802 में किस किस के बीच हुई? वसीम की संधि 1802 में किस किस के बीच हुई? तो इसका क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज, पेशवा और बाजीराव द्वितीय। वसीम की संधि 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में हुई थी। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, हो गया। 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे नज़दीक है? अगर स्थल सीमा की बात करें भारत के साथ सबसे नज़दीक की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? बांग्लादेश, है ना। क्या हो जाएंगे? बांग्लादेश 4996 सॉरी 4096 किलोमीटर हो जाएंगे सबसे नज़दीक। भारत के 7 पड़ोसी देश की बात करते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसका सीमा कितना हो जाएगा? 33-23। नेपाल की बात करते हैं तो 17-51। चीन की बात करते हैं तो 34-88। बांग्लादेश लिखे थे अभी 4096। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं म्यांमार के 1643 हो जाएंगे। भूटान की बात करते हैं 699। फिर अफ़गानिस्तान की बात करते हैं 106। सबसे कम किसका हो जाएंगे? अफ़गानिस्तान के 106। क्वेश्चन नंबर 27। कॉफ़ी की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका क्या हो जाएंगे? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ में, है ना। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ में कॉफ़ी की खेती सबसे पहले शुरू। कॉफ़ी प्लांट की शुरुआत हुई थी 1670 में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पंपाज और स्टेपिज है। पंपाज और स्टेपिज मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। पंपास की बात करते हैं तो ये कहाँ पे उगने वाले घास के मैदान है? ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना में घास के उगने वाले मैदान है अर्जेंटीना। उसी तरह स्टेपिच है ना, स्टेपिच की बात करते हैं तो यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया। उसके बाद कुछ और घास के मैदान हैं, जैसे बेल्स की बात करते हैं। बेल्ट, बेल्ट कहाँ पे हो जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो जाएंगे। डॉन्स की बात कर लेते हैं, है ना, बेल्स से एक डॉन्स, डॉन्स कहाँ पे हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे विश्व की कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? विश्व की कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं तो इसको सांटोस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सांटोस। ये कहाँ पे? ब्राज़ील में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन साओ पालो उसके पृष्ठ प्रदेशों में होता है। विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यात बंदरगाह सांटोस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में सूती वस्त्र केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है? बोला जा रहा है कि राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में सूती वस्त्र के केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है? इसको देख लेते हैं। सबसे अधिक की बात करते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र में हो जाएंगे, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में आते हैं। सूती वस्त्र लगभग 60% भाग पाए जाते हैं। मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत का कपास पोलिस कहा जाता है। मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत का कपास पोलिस। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएंगे पीली क्रांति, इस्पात उत्पादन, ये सुमेलित नहीं है। पीली क्रांति जो क्या हो जाएंगे? तिलहन, तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति की बात करें, दूध उत्पादन। नीली क्रांति मछली, हरी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसको कोड देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? 4 3 2 1 है ना, ऊपर से नीचे 4 3 2 1। पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 3 2 और 1। अब मैच करेंगे। चलिए देखते हैं। सूची 1, एक तरफ जनजाति दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है ना। एक तरफ जनजाति, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ देश दिया गया, ठीक है। बुशमैन की बात करें तो नामीबिया, बुशमैन कहाँ पे हो जाएंगे? नामीबिया, जो अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका महादेश के क्या है? देश है नामीबिया। जो हम लोग अभी जो चीते लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे। पता है सभी को कि चीते जो मंगवाए गए थे नामीबिया से ही मंगवाए गए थे। तो बुशमैन जनजाति है जो नामीबिया। पिग्मी की बात करते हैं, जायरे, पिग्मी जनजाति जायरे, अलास्का की, ये सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएंगे? एस्कीमो, कहाँ पे हो जाएंगे? अलास्का। एस्कीमो कहाँ पे हो जाएंगे? अलास्का। गोंड, गोंड हो जाएंगे भारत में। गोंड कहाँ पे हो जाएंगे? भारत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसको खोजना है। चलिए देखते हैं। इसका हो जाएंगे व्यवहारवाद, इसका सही सुमेल नहीं है इमैनुअल कांट। व्यवहारवाद इमैनुअल कांट, ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका हो जाएंगे विलियम, लिख लीजिए विलियम
विलियम फिर्क। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा व्यवहारवाद के विलियम फिर्क। बाकी लेवेंसराम फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद हो जाएगा पेश संकल्पना वाइड वाइडल डी ला वलास। वाइडल डी ला व्लास। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती है। तो इसका हो जाएगा बागानी कृषि। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा चाय और रबर जैसी फसल उगाई जाती है। तो बागानी कृषि। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। तो इसका हो जाएंगे पटना में। कितना क्या हो जाएंगे पटना में। पटना ज़िले में लगभग 99 किलोमीटर हो जाएंगे। पटना ज़िलों में कितने किलोमीटर से पार करती है 99। भागलपुर की बात करें तो 60। टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर हो जाएंगे गंगा नदी की लंबाई। कटिहार में सबसे कम आ जाते हैं। कटिहार में इसकी लंबाई सबसे कम है। बोला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यहाँ पे क्या लिखा है ज्वार नदमुख। प्रिंट थोड़ा सा हल्का है, इसको हम लिख दिए ज्वार नदमुख का निर्माण करती है कौन सी नदी। तो हो जाएंगे ताप्ती। क्या हो जाएंगे ताप्ती नदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती प्रमुख नदी का उद्गम बैतूल जनपद। क्या हो जाएंगे बैतूल जनपद। बैतूल जनपद जो मुल्ताई के पास से सतपुड़ा श्रेणी से होती है। कौन सा श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी से होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर 724 किलोमीटर लंबी है ना। तथा ये क्या करता है कि ये जल को बहाकर ले जाती है ना। जल को इतना लंबा बहाकर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानें में पाया जाता है। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। इसको हो जाएंगे अपसादी चट्टान। क्या हो जाएंगे अपसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 38 पे, निम्नलिखित में से कौन कृषि की उस प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो वृक्षारोपण कृषि। क्या हो जाएंगे वृक्षारोपण कृषि। कौन सा ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। तो इसका क्या हो जाएंगे देखते हैं। झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। नीचे दिए कूट की सहायता से। चलिए हम लोग इसको कूट को देखते हैं। कूट नंबर 4। कूट नंबर 4 दिया गया है। क्या क्या है इसमें 2 1 4 3। क्या क्या मैच करना है पहले 2 फिर 1 फिर 4 3। 2 1 4 3 के साथ मैच करते हैं इसको।
2143। यहाँ लिख लेते हैं 214 और 3, 2143। विश्व पर्यावरण दिवस तो क्या हो जाएंगे 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस तो क्या हो जाएंगे 5 जून, ठीक है। उसके बाद विश्व वन दिवस 20 मार्च, विश्व वन दिवस 20 मार्च। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर, इसका क्या हो जाएगा 3 अक्टूबर विश्व आवास दिवस। विश्व ओजोन दिवस, इसका क्या हो जाएगा 16 दिसंबर। एक मिनट, विश्व ओजोन दिवस क्या हो जाएगा 16 सितंबर, है ना। क्या हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए उपयुक्त है। इसका हो जाएंगे उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। एल नीनो क्या है, बोला जा रहा है एल नीनो क्या है। तो पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा है, पेरू की पश्चिमी तट की गर्म धारा। एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह पेरू की पश्चिमी तट की गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 44 वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय प्रायद्वीपीय की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीपीय की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है आग्नेय और क्रांतिक चट्टानों से, आग्नेय और क्रांतिक चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 46 भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ये क्या हो जाएगा पायराइट। भारत के निम्नलिखित में से उत्पादन में से बिहार का एकाधिकार है, तो क्या हो जाएंगे पायराइट्स। ये किस जिले बिहार के रोहतास में होते हैं, बिहार के रोहतास जिले में पाए जाते हैं पायराइट्स आमतौर पे। क्वेश्चन नंबर 47 भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्य। तो सबसे ज़्यादा गन्ने के उत्पादन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 बोला जा रहा है बिहार में सूची 1 उद्योग है, सूची 2 को नगर है। संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए कूट का प्रयोग करना। चलिए देखते हैं कूट। क्वेश्चन नंबर 48 पे एक तरफ उद्योग है, एक तरफ नगर दिया गया है, ठीक है। कूट देख लेते हैं, इसका क्या दिया गया है। कूट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 के साथ मैच करते हैं 1 2 3 4। कागज एवं लुगदी की बात करें डालमिया नगर, ठीक है, समस्तीपुर, डालमिया नगर और समस्तीपुर। सिगरेट की बात करें तो दिलवारपुर या मुंगेर, यहाँ पे दिलवारपुर या क्या हो जाएंगे मुंगेर, ठीक है। प्लाईवुड की बात करें तो हाजीपुर, ठीक है। उसके बाद जूट, ये क्या हो जाएंगे पूर्णिया, जूट क्या हो जाएंगे पूर्णिया। तो ये क्या हो जाएंगे लगभग सभी सही सुमेलित थे। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, है ना, या वही
या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या होती है विषुवत रेखा को? कांगो या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुआ है। वही लिम्पोपो की बात करें, लिम्पोपो लिम्पोपो नदी की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। उसके बाद भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो रूस बॉक्साइड, ये गलत हो जाएगा। रूस है जो हीरा के लिए अयस्क है। एक तरफ देश है, एक तरफ अयस्क है। रूस हीरा का उत्पादन करता है। मॉस्को में चांदी, ठीक है, मॉस्को में चांदी। बोल्विया में टीन। संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा। ये सारे सही हो जाएंगे। यहाँ से अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला जा रहा है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में पूछा जा रहा है संपत्ति का मुख्य स्रोत, तो इसका क्या हो जाएगा? कृषि, है ना। वर्तमान में क्या हो जाएगा बिहार में? कृषि, क्योंकि झारखंड के बाद बाढ़ के बाद बिहार में क्या बच गई है? कृषि योग्य भूमि बच गई है। क्वेश्चन नंबर 52 में है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समाज संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो हो जाएगा 40%। बिहार सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधन का 40% व्यय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है कारारोपण, है ना। कारारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा ही रहता है, यह मत है। कारारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी ही बढ़ा रहता है, यह मत किसका है? तो मत की बात करते तो वैगनर का है। ये किसका है? ये वैगनर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। सेट का थोड़ा प्रिंट थोड़ा हल्का था, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, हम इसको पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। बोला जा रहा है कि मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय है। मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय, तो अपनाए गए उपाय की बात कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, यानी वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, नकदी कोष अनुपात को घटाना। क्या बोला जा रहा है कि मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय, तो पहला वैधानिक तरलता अनुपात को घटाएंगे, उसके बाद नकदी कोष अनुपात को भी घटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, राजकोषीय नीति का उद्देश्य। राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों में स्थिरता। राजकोषीय नीति क्या हो जाएंगे? आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों में स्थिरता, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त सभी, इसका क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी, यानी सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर सीमांत
आगम उत्पादकता। सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर सीमांत आगम उत्पादकता। औसत स्थिर लागत बराबर क्या हो जाएगा, सीमांत लागत। साधनों का पारस्परिक संसाधन, संसाधनों का सीमांत उत्पादकता। साधनों का पारस्परिक बराबर हो जाएगा साधनों का सीमांत उत्पादकता। साधनों की सीमांत उत्पादकता, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिकूल प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्नलिखित उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है। आयात नियंत्रण, क्या हो जाएगा, आयात नियंत्रण। प्रतिकूल भुगतान संतुलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा अथवा पूंजीगत घाटा बढ़ता है यदि सभी देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार ही वस्तुओं की कीमत, ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर आदि पूर्णतः लोचदार हो, तो किसी प्रकार की सरकारी प्रतिबंध नहीं हो, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन आप ही से स्वायत्त रूप से ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई। तो जगह अर्थशास्त्र धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन। एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसलिए उसे परिभाषा की आलोचना करते हुए अर्थशास्त्रियों ने कहा है घृणा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया। तो ये क्या हो जाएगा, महबूब उल हक। महबूबुल हक के द्वारा, ठीक है। UNDP जो मानव विकास सूचकांक 1990 है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अर्थशास्त्री उसके क्या थे, महबूबुल हक। उनके अनेक सहयोगी अर्थशास्त्री प्रमुखतया AK सेन, सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 60। उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वह है जहाँ सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वह है जहाँ सीमांत लागत बराबर सीमांत आय होते हैं, यानी MC बराबर MR। ठीक है, MC बराबर MR। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राजभाषा में संस्थानों को आवंटन से संबंधित है। तो आवंटन से संबंधित की बात करते तो चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना अनुच्छेद 167 से, है ना। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद की सभी निश्चय राज्यपाल को सूचित करें। क्वेश्चन नंबर 163। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 78।
निम्नलिखित में किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 65, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसे संसद के किसी एक सदन में कितनी अवधि के भीतर निर्वाचित होना पड़ता है? तो निर्वाचित होने की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे, 6 महीने के भीतर, है ना, 6 महीने के भीतर। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 में दिया गया, अनुच्छेद 75 में वह 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? इसका क्या हो जाएंगे, 66 का। इसका हो जाएंगे विकासवादी सिद्धांत। क्या हो जाएंगे, विकासवादी का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मूल ढांचा की बात करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब, 1973, है ना, 1973। उसके बाद इसने क्या किया था, गोलकनाथ बनाम राज्य का निर्णय को निरस्त कर दिया था। और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, इसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करते हैं? तो हो जाएगा मंत्रिपरिषद लिखित रूप से उसे घोषित करने की सलाह देती है। मंत्रिपरिषद लिखित रूप से उसे घोषित करने की सलाह देती है। भारतीय अनुच्छेद के अनुसार 352, 356, 360 ये सारे क्या, राष्ट्रपति पूरे भारत में विशिष्ट भागों के लिए आपातकाल की घोषणा करेगा। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में बात करें राज्यों में राष्ट्रपति शासन, उसके बाद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता, है ना, इसमें से राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? तो आ जाएंगे विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित सदस्य लेंगे। अब विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मगर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल प्रबंध के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? दल बदल 10वीं, है ना, ये कौन सा अनुसूची हो जाएंगे, दल बदल 10वीं अनुसूची। 52 संशोधन में 1985 बामला संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया था। जो राजनीतिक दल हैं एक दल से दूसरे दल के में क्या कर सकते हैं, ये स्थानांतरण कर सकते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था?
तो समाजवाद रॉबर्ट ओवन के द्वारा। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत एक गणराज्य है क्योंकि? भारत एक गणराज्य है क्योंकि? इसका क्या होंगे? भारत में राजाध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत में राजाध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन। 73। जब किसी विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। इसका क्या हो जाएंगे? जब किसी विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, तो इसका हो जाएंगे केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिवहन या परिवर्तन या विनिमय के भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने का विनिमय। एक अनुच्छेद 110 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। अनुच्छेद की बात करते तो अनुच्छेद 21 के 1 के तहत रखा गया। अनुच्छेद 21 के में समावित किया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 76। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। मंडल आयोग की स्थापना की बात करते हैं 1979 में हुए थे, जो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई ने की थी। इस आयोग की अध्यक्षता की बात करें तो बीपी मंडल ने किए थे। कौन किए थे? बीपी मंडल। क्वेश्चन नंबर 78। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? पद मुक्त की बात करें तो इसका क्या हो जाएंगे? राज्यसभा में लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान की किस दार्शनिक आधार भूमि है? भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है, तो हो जाएंगे प्रस्तावना। क्या हो जाएंगे? प्रस्तावना। यहाँ से आते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग को। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? इसका क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 80 छूट गया है लग रहा है, चला गया। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन
एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचार आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म को अवैध होना चाहिए। धर्म को अवैध रूप से मानने आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, सम्मिलित नहीं है इसमें। अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की समान हक होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। 81 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 82। सार्क का राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड SDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं इसका। सार्क क्या हो जाएंगे? थिम्पू, है ना, भूटान, थिम्पू में हो जाएंगे। सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित डेवलपमेंट फंड SDF का मुख्यालय कहाँ? SDF पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएंगे? थिम्पू, है ना, भूटान में। भूटान में कहाँ पर जाएंगे? थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 83। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश में अंगीकृत किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश में अंगीकृत किया गया था? तो हो जाएगा दिसंबर 1974 में। दिसंबर 1974 में। क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? किसे भारतीय रेल का जनक मानते हैं? तो डलहौजी को मानते हैं। डलहौजी को मानते हैं। 1853 में चलाई थी रेल उन्होंने। 1853 ईस्वी में रेल चलाई थी। और 1848 ईस्वी से 1856 तक क्या बने थे? वो गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। क्वेश्चन नंबर 85। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श भाग क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय का आदर्श भाग क्या है? तो या तो धर्मोस्तो जया, क्या हो जाएंगे? या तो धर्मोस्तो मस्तो जया। इसका अर्थ होता है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोला जा रहा है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। यहाँ से हम लोग को साइंस को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं, चलिए। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म शब्द जर्मन वैज्ञानिक एडवर्ड स्ट्रॉसबर्ग के द्वारा कब 1882 ईस्वी में नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच के कोशिका जेली जैसे भाग के लिए दिया गया था। साइटोप्लाज्म को दो भागों में विभाजित किया था, एक साइटोसेल और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर डैश के कारण पर आनत है। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर डैश के कारण आनत है। तो इसका क्या हो जाएंगे? 66.5 डिग्री अंश। 66.5 डिग्री अंश के कोण पे है। पृथ्वी अपने अंश पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 88। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 89। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने डैश में पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की थी, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। इसका कब किए थे?
तो ये हो जाएगा 19 जुलाई जून 1992, जून 1992 में। इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करना और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और साथ ही जंगलों, वन जीवन प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अवैध कृत्यों की रिपोर्ट तैयार करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90। की लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई। किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई? बंगाल टाइगर, है ना, बंगाल टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये नैनीताल जिले के उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौड़ीगढ़ जिले के उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 92 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएंगे? हाइला। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका और संपूर्ण अमेरिका में पाई जाने वाली 300 से अधिक प्रजातियों के साथ एक आपसी श्रेणी में पाई जाने वाली प्रजाति थी। क्वेश्चन नंबर 93। सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो जोड़ने की बात बोल रहे थे भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। बात करते हैं इसकी सुएज नहर जो अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए एशिया और क्या करता है? अफ्रीका को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 94। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू की? तो 1780 में किनके द्वारा? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। यहाँ पे लिख देते हैं जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। ठीक है, 1780 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? पीत रस स्रावित करता है, हो जाएंगे यकृत, लीवर। क्या हो जाएंगे? लीवर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ से मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, फिर यहाँ से फिर मैथ के क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 101। ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत वन संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? बोला जा रहा है ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वामित्व योजना। क्या हो जाएंगे? स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य था भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम बनाना। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ
चयनित गाँव में 2020 से 21 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? तो हो जाएगा उस विशेष वर्ष में पैदा हुई 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं 103 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है, द्वारा शासित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश। बाकी बात करते हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, है ना। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 पूर्वोत्तर राज्य है जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो 6ठी अनुसूची द्वारा क्या किया गया, इसको 4 पूर्वोत्तर राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे 100, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो हो जाएंगे 24 दिसंबर 2003 को। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 को। क्वेश्चन नंबर 105, चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया? चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किन तकनीक का उपयोग किया है? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन का। चीन का नाभिकीय कृत्रिम सूरज की बात करते हैं HL2M, है ना। HL2M है जो क्या है चीन के चेंगदू साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में स्थित एक टोकामक फ्यूजन रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन आता है 106, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सम्मिलित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डांस, ये क्या हो जाएंगे सम्मिलित। अर्जेंटीना प्रेरी, तो अर्जेंटीना में पम्पास होते हैं, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका वेल्स, ठीक है। मध्य एशिया में स्टेपीज, ये भी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इसका हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। प्रशांत क्या है कि प्रशांत एवं आर्कटिक महासागर के बीच एक जल डमरू मध्य है जो अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप के रूसी सुदूर पूर्व चुप्की प्रायद्वीप को अलग करता है। जल डमरू मध्य का नाम रूसी साम्राज्य की सेवा में कार्यरत एक डेनिश खोजकर्ता बीटस बेरिंग के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? निम्नलिखित कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो निरूपित की बात करते हैं तो त्रिज्यीय, इसका क्या हो जाएंगे त्रिज्यीय, है ना। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त की गई थी? भारतीय संसद द्वारा
प्रिंट इसका हल्का एक बार पढ़ते हैं हम इसको। भारतीय संसद के द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? इसको देखते हैं। नो का इसका क्या हो जाएंगे? 2000 मई 2005 क्या हो जाएगा? मई 2005 या जून 2005 में, मई 2005 या जून 2005 में। केंद्रीय अधिनियम 15 मई 2005 को भारतीय संसद में पारित किया गया था और 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों का कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो वर्गीकृत की बात करें तो ये 3 श्रेणी में है ना। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों का कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया? समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं। समान परमाणु क्रमांक किंतु समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को समस्थानिक बोलते। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हो जाएंगे हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। क्या हो जाएंगे? हेनरी विलियम डेरोजियो ने वो किसने कब 1809 से 1831 में यंग बंगाल में मूवमेंट शुरू हुई थी। इसलिए 1826 में कलकत्ता आए थे। अप्रथा हिंदू कॉलेज में अंग्रेजों साहित्य एवं इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो इसका हो जाएंगे 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में द्वारा संसद द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले फ्री लिविंग जो होते हैं विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो विशिष्ट समुद्री जीव की बात करते हैं। क्या हो जाएंगे? एकाइनोडेर्मेटा हो जाएंगे। फाइलम कार्मोडर्मेटा राज्य एनिमिलिया किंगडम से संबंधित है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर है। एकाइनोडर्मेटा में उदाहरण समुद्री तारा, समुद्री अर्चिनी शामिल होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 120 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको।
उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन की मदद की। उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो ये हो जाएंगे डेविड हेयर। क्या हो जाएंगे? डेविड हेयर। उन्होंने कलकत्ता में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की मदद भारत की आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।